जरा सोचिए, क्या किसी के जीवन भर के अनुभव को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है? आईआईटी रुड़की के पूर्व छात्रों का एक ग्रुप ITRAA कुछ ऐसा ही करने निकला है। तो आज हम उनके इसी बहुत ही अनोखे बिल्ड इंडिया मिशन को समझने वाले हैं। इस पूरे मिशन की जो आत्मा है ना, वो इस एक लाइन में छिपी है, रिटायर्ड लेकिन थके नहीं। ये कहानी है उन अनुभवी एक्सपर्ट्स की जिनके पास सालों का ज्ञान है और जो रिटायरमेंट के बाद भी देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। तो ये सिर्फ एक कैच फ्रेज नहीं है, ये इस पूरे आइडिया की नींव है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े, इतने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ी ही क्यों? और इसका जवाब हमें मिलता है हमारे देश की कुछ बहुत ही जरूरी, आप कह सकते हैं तत्काल जरूरतों में। देखिए, आज हमारे देश के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां हैं ना, जैसे कि बड़े पैमाने पर जॉब्स क्रिएट करना, नए नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, बाहर से आने वाले सामान यानी इंपोर्ट्स पर हमारी डिपेंडेंसी कम करना, और हाँ, सबसे जरूरी गवर्नेंस में पारदर्शिता लाना AI की मदद से। बस इन्हीं सब जरूरतों को पूरा करने के लिए इस मिशन को डिजाइन किया गया है। तो अब सवाल आता है कि इन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए? IITHA ने इसके लिए एक बहुत ही सॉलिड और इनोवेटिव प्लान बनाया है। एक ऐसा प्लान जो 3 मजबूत पिलर्स या कह सकते हैं स्तंभों पर खड़ा है। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस पूरे प्लान का एक तरह से मास्टर प्लान या ब्लूप्रिंट है। ये दिखाता है कि कैसे सारे अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर एक ही गोल के लिए काम करेंगे। चलिए इसको थोड़ा और डीप में और आसान भाषा में समझते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये असल में 3 लेवल पर काम करता है। सबसे ऊपर है मिशन, ये एक नॉन प्रॉफिट सोशल इनिशिएटिव है। फिर आता है टेक्नोलॉजी वाला हिस्सा, जो AI का इस्तेमाल करके सब कुछ ट्रांसपेरेंट बनाएगा। और तीसरा और बहुत जरूरी हिस्सा है एग्जीक्यूशन आर्म। ये वो कॉर्पोरेट बॉडी है जो असल में सारा काम जमीन पर करेगी। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि 3 पिलर्स हैं, पर अब सवाल ये है कि ये तीनों काम कैसे करते हैं, हर एक का रोल क्या है? चलिए देखते हैं। तो यहां देखिए, तीनों पिलर्स और उनके काम एक साथ कितने क्लियरली दिख रहे हैं। पहला है IITR बिल्ड इंडिया मिशन। इसका काम है नेशन बिल्डिंग, मेंटरशिप देना, पॉलिसी में सपोर्ट करना। ये सब पूरी तरह से एक सोशल काम है, नॉन प्रॉफिट। बीच में है AI.3 आई प्लेटफॉर्म। ये AI की ताकत से ट्रांसपेरेंसी, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का काम करेगा। और फिर तीसरा है इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, और यही कंपनी सारे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करेगी, स्टार्टअप्स को संभालेगी। अब ये जो AI.3 आई प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको आप एक डिजिटल पहरेदार, एक वॉचडॉग की तरह समझ सकते हैं। इसका एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि हर फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर हो, प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सके, और सबसे बड़ी बात, करप्शन के लिए कोई जगह ही ना बचे। और फिर इन सारे आइडियाज को, इन योजनाओं को हकीकत में कौन बदलेगा? इसके लिए एक स्पेशल कंपनी बनाई गई है, जिसे टेक्निकली स्पेशल पर्पस व्हीकल या SPV कहते हैं। इसका सीधा साधा काम है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करना, स्मार्ट सिटीज बनाना और नए स्टार्टअप्स को पाल पोस कर बड़ा करना। और एक बात साफ है, ये कोई टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं, इसे एक प्रॉपर प्रोफेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पे बनाया गया है। मतलब इसमें R&D से लेकर सेल्स और मार्केटिंग तक सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ताकि काम बिल्कुल असरदार तरीके से हो। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि ये सब कुछ प्रोजेक्ट्स पूरा करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़े, एक लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा है। ये जो पूरी पहल है, ये हमारे देश के जो बड़े सपने हैं, जैसे विजन इंडिया 2047 और आत्मनिर्भर भारत, उनके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलती है। इसमें वो पोटेंशियल है कि ये हमारे देश के फ्यूचर रोड मैप का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन जाए। तो फिर आखिर में इस सब का एंड गोल क्या है? इस मिशन का सबसे बड़ा सपना क्या है? उनके AGM में जो विजन स्टेटमेंट अपनाया गया, वो इसे बहुत खूबसूरती से बताता है। लक्ष्य है IIT के पूर्व छात्रों के कलेक्टिव ज्ञान का इस्तेमाल करके AI पावर्ड गवर्नेंस, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए एक ऐसा भारत बनाना जो ट्रांसपेरेंट हो, सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर हो और दुनिया में लीडर बने। तो अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, और असल में यही इस पूरे मिशन का सार है। क्या सच में एक पीढ़ी का तजर्बा, उनका ज्ञान आने वाली अगली पीढ़ी के भविष्य की मजबूत नींव बन सकता है? IITRA का यह मिशन इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की एक बहुत ही हिम्मत वाली और प्रेरणादायक कोशिश है। द डिबेट में आपका स्वागत है।
इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन जहां एक बेहद अग्रेसिव कॉर्पोरेट सेल्स टीम मार्केट में उतरती है। वो करोड़ों रुपए के स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर टेंडर्स के लिए बाकी कंपनियों से एकदम गला काट प्रतिस्पर्धा कर रही है। और उनके हर एक कदम, हर एक खर्चे को एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटर कर रहा है। राइट। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी हाईटेक कॉर्पोरेट मशीनरी का अल्टीमेट बॉस कोई अरबपति शेयर होल्डर नहीं है, बल्कि एक चैरिटी या एक नॉन प्रॉफिट विजन है। बिल्कुल। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन या टिपिकल कॉर्पोरेट जार्गन का कॉकटेल लग सकता है, लेकिन आज हम जिस डॉक्यूमेंट पर चर्चा कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हाँ, एकदम असली। मेरा मतलब है, हम 28 मार्च 2026 को प्रस्तावित आईआईटी रुड़की एलुमनाई एसोसिएशन यानी IITRAA के उस रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं जो भारत के $1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की सबसे बड़ी बीमारियों यानी डिले और करप्शन को खत्म करने का दावा करता है। सही कहा आपने। और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आ रहा होगा कि AI, स्मार्ट सिटी, इंक्यूबेशन और नॉन प्रॉफिट, इन सबको एक साथ एक ही फ्रेमवर्क में कैसे फिट किया जा सकता है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही एम्बिशियस लेकिन मैं कहूँगा बेहद कॉम्प्लेक्स ब्लूप्रिंट है। इस प्रस्ताव के तहत IITRA बिल्ड इंडिया मिशन और उसकी एक कॉर्पोरेट विंग IITRA AI थर्ड आई इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को लॉन्च करने की योजना है। इसमें एक नारा भी दिया गया है, रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, जहां रिटायर्ड वरिष्ठ पूर्व छात्रों के अनुभव को सीधे नेशन बिल्डिंग से जोड़ा जाएगा। बिल्कुल। और आज हमारे डिबेट का कोर सवाल भी यही है। मतलब क्या एक जीरो प्रॉफिट मिशन को एक हार्डकोर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूशन और AI संचालित सर्वेलांस के साथ जोड़ना बुनियादी ढांचे के विकास का कोई नया और स्केलेबल मॉडल है? राइट। मैं इस मॉडल को डिफेंड कर रही हूं। मेरा मानना है कि यह जो 3 टियर हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन्होंने प्रपोज किया है वो सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि ट्रांसपेरेंसी और मेरिट पर आधारित एक पूरी तरह से सस्टेनेबल इकोसिस्टम है। इसे आप भारत के इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एक बड़ा गेम चेंजर मान सकते हैं। देखिए, मैं इस पूरे इनिशिएटिव के पीछे जो एक नेशनल प्राइड या विजन 2047 की भावना है उसका पूरा सम्मान करता हूं। लेकिन सच कहूं तो लेकिन आप कन्विंस नहीं हैं। हाँ, मैं इस एग्जीक्यूशन मॉडल को लेकर काफी स्केप्टिकल हूं। मेरा मानना है कि एक कॉर्पोरेट ढांचे और नॉन प्रॉफिट मिशन के बीच गहरे आइडियोलॉजिकल और प्रैक्टिकल क्लैश होते हैं। आप एक साथ रॉबिनहुड और वॉल स्ट्रीट बैंकर नहीं बन सकते। मैं समझती हूं। और दूसरी बात, ईंट, गारे और कंक्रीट से जुड़े फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के करप्शन को रोकने के लिए मतलब सिर्फ AI या सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहना मुझे थोड़ा ओवर ऑप्टिमिस्टिक या हवाई लगता है। मैं समझती हूं कि पहली नज़र में ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। तो चलिए इस 3 टियर मॉडल को थोड़ा डिकोड करते हैं, जिसे मैं ब्रेन, नर्वस सिस्टम और मसल का नाम देती हूं। ओके, ब्रेन, नर्वस सिस्टम और मसल। हाँ, पहला टियर है ब्रेन यानी बिल्ड इंडिया मिशन, जो पूरी तरह नॉन प्रॉफिट है, जिसका काम है विजन तय करना। दूसरा टियर है नर्वस सिस्टम यानी AI थर्ड आई प्लेटफॉर्म, जो इसकी टेक्नोलॉजी बैकबोन है। और तीसरा टियर है मसल, जो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूशन आर्म है। एग्जैक्टली। आपने कहा कि रॉबिनहुड और बैंकर एक साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन देखिए, हम अक्सर देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल NGO होते हैं उनके इरादे बहुत नेक होते हैं, पर उनके पास कॉर्पोरेट जैसी एफिशिएंसी नहीं होती है। वे हमेशा डोनेशन या बाहरी फंडिंग के लिए संघर्ष करते रहते हैं। ये एक वैलिड पॉइंट है कि NGOs अक्सर फंडिंग के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। श्योर। इसी समस्या को सुलझाने के लिए इन्होंने इस मसल को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल या SPV के रूप में रजिस्टर करने का प्रस्ताव रखा है। यह मूल संस्था को कानूनी और वित्तीय जोखिमों से बचाती है। राइट। यह कंपनी पूरी तरह प्रोफेशनल तरीके से काम करेगी, लेकिन इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि ये जो भी प्रॉफिट या सरप्लस जनरेट करेगी वो वापस बिल्ड इंडिया मिशन में चला जाएगा, ताकि स्टार्टअप्स को फंड किया जा सके। एक सेल्फ फंडिंग लूप। बिल्कुल, यह एक सेल्फ फंडिंग लूप है युवाओं को मेंटर करने के लिए। देखिए, मैं इस बात से अग्री करता हूं कि भारत में एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल की सख्त जरूरत है, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूं। जब आप एक कंपनी बनाते हैं और उसे मार्केट में उतारते हैं तो वो आइसोलेशन में काम नहीं करती है। हाँ, मार्केट डायनामिक्स तो होंगे। बिल्कुल,
आप दस्तावेज में दिए गए ब्रांड आर्किटेक्चर को देखिए। वहां एक बाकायदा CEO है और उसके अंडर सेल्स और मार्केटिंग टीम है जिसे इन्होंने ग्रोथ एंड स्ट्रैटेजी का नाम दिया है। अब इमेजिन कीजिए, ये कंपनी एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए किसी टेंडर में हिस्सा ले रही है। इसके सामने L&T या टाटा जैसी दिग्गज कंपनियां खड़ी हैं। हाँ, प्रतिस्पर्धा तो होगी ही, ये तो मार्केट का रूल है। एग्जैक्टली और प्रतिस्पर्धा आपको अग्रेसिव बनाती है। आपकी सेल्स टीम के KPIs क्या होंगे? यही ना कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स लाएं और रेवेन्यू बढ़ाएं। तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि जब एक बार किसी कंपनी के भीतर ये ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट्स वाला टिपिकल कॉर्पोरेट कल्चर सेट हो जाता है, तो मूल मिशन कहीं पीछे छूट जाता है। मतलब जो जीरो प्रॉफिट और नेशन बिल्डिंग था। मुझे नहीं लगता कि आप अपने सेल्स टीम को ये कैसे कहेंगे कि देखो भाई, टेंडर तो जीतना है, मार्केट में अग्रेसिव भी रहना है, लेकिन हमारा दिल एक NGO का है। ये एक डायरेक्ट स्ट्रक्चरल क्लैश है। इंसेंटिव्स अलाइन नहीं हो रहे हैं यहाँ। आपका ये सवाल बहुत प्रैक्टिकल है, मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस मॉडल को एक टिपिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चश्मे से देख रहे हैं। तो फिर किस चश्मे से देखना चाहिए? इसे मैं एक बेहतर उपमा के जरिए समझाती हूँ। इसे दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड के एंडोमेंट फंड्स की तरह देखिए। अच्छा, एंडोमेंट फंड्स। हाँ, स्टैनफोर्ड का अपना एक फंड है जो वॉल स्ट्रीट पर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इन्वेस्ट करता है। उनकी इन्वेस्टमेंट टीम किसी भी हेज फंड की तरह ही रूथलेस और प्रॉफिट ड्रिवन होती है। लेकिन वे उस पैसे का करते क्या हैं? वो पैसा किसी शेयर होल्डर की जेब में नहीं जाता है, बल्कि उससे यूनिवर्सिटी की रिसर्च, स्कॉलरशिप और एजुकेशन फंड होती है। ओके, मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रही हैं। यहाँ कंपार्टमेंटलाइजेशन काम करता है। IITRA के इस मॉडल में भी वही हो रहा है। जो कॉर्पोरेट ग्रीड या एग्रेशन है वो सिर्फ टियर 3 तक सीमित है। राइट। जैसे ही वो प्रॉफिट टियर 1 में ट्रांसफर होता है, वो फिलांथ्रोपी बन जाता है। ग्रोथ टीम का काम सिर्फ सिस्टम को फ्यूल देना है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो टीम अपने रास्ते से ना भटके, हमारे पास टियर 2 है, यानी AI थर्ड आई प्लेटफॉर्म। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस AI गार्डरेल वाले पॉइंट से बिल्कुल कन्विंस नहीं हूं। मैं बताता हूं क्यों। बताइए। ये हार्वर्ड के एंडोमेंट फंड से बहुत अलग चीज है। एंडोमेंट फंड स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो पूरी तरह से डिजिटल और रेगुलेटेड होता है। वहां डेटा का फ्लो सीधा है। लेकिन हम यहां किस चीज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंडिया के टियर 2, टियर 3 शहरों में स्मार्ट सिटी बनाने की, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यूनिट्स लगाने की। यहाँ जमीन पर काम होता है। हाँ, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। यहाँ सीमेंट, कंक्रीट, स्टील और ठेकेदारों का काम होता है। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में एक सरकारी टेंडर पास होने से लेकर जमीन पर ईंट रखे जाने तक के सफर में कितना लीकेज होता है। लेकिन देखिए, यही तो AI थर्ड आई सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। आर्किटेक्चर में साफ तौर पर AI रिसर्च, क्लाउड ऑप्स और डेवऑप्स का जिक्र है। मैं मानता हूं, सॉफ्टवेयर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा का एनालिसिस करने में शानदार हो सकते हैं। वे बेहतरीन नीतियां भी बना सकते हैं। लेकिन क्या? लेकिन वे कीचड़ से सनी कंस्ट्रक्शन साइट की रियलिटी को कैसे मॉनिटर करेंगे? मान लीजिए एक लोकल ठेकेदार ने टेंडर में ग्रेड A सीमेंट का पैसा लिया, लेकिन इस्तेमाल ग्रेड B सीमेंट का किया। क्या आपका डेवऑप्स सिस्टम या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अपनी स्क्रीन से उस मिलावट को रियल टाइम में पकड़ लेगा? AI तो डेटा पे चलता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। राइट। अगर ग्राउंड से फीड किया गया डेटा ही मैनिपुलेटेड है, तो AI एक झूठे डेटा के आधार पर परफेक्ट और करप्शन फ्री रिपोर्ट जनरेट कर देगा। यह मान लेना कि AI फिजिकल करप्शन को रोक देगा बहुत ही यूटोपियन है मेरे हिसाब से। दैट्स अ फेयर पॉइंट। लास्ट माइल करप्शन, जहां इंसान सीधे तौर पर मटेरियल से छेड़छाड़ करता है, वो हमेशा से एक ब्लाइंड स्पॉट रहा है। मैं इसे इनकार नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल। लेकिन आप AI मॉनिटरिंग को सिर्फ एक एक्सेल शीट या डेटा एंट्री ऑपरेटर के नजरिए से देख रहे हैं। आज की टेक्नोलॉजी बैकबोन वैसी काम नहीं करती है। तो फिर कैसे काम करती है इस मामले में? जब ये डॉक्यूमेंट रियल टाइम ट्रैकिंग की बात करता है, तो इसमें सप्लाई चेन की ब्लॉकचेन ट्रैकिंग और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसस का इंटीग्रेशन शामिल होता है। एक सेकेंड,
ब्लॉकचेन से सीमेंट की क्वालिटी कैसे तय होगी? ब्लॉकचेन खुद क्वालिटी चेक नहीं करेगा, लेकिन वो चेन ऑफ कस्टडी को टेम्पर प्रूफ बना देगा। मैं आपको मैकेनिज्म समझाती हूँ। हाँ प्लीज। अगर 100 टन स्टील फैक्ट्री से निकलता है तो ट्रकों पर लगे वेट सेंसर्स, जीपीएस और वेयरहाउस के आईओटी सेंसर्स सीधे क्लाउड में डेटा फीड करते हैं। इसके अलावा ड्रोन मॉनिटरिंग और विजुअल एआई से कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस का 3D मैप बनता है, ओके। जो कि पुराने ब्लूप्रिंट से मैच किया जाता है। ठेकेदार अपनी मर्जी से बिलिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि बिल पास करने का ट्रिगर किसी इंसानी हाथ में है ही नहीं। ऑटोमेटेड पेमेंट्स। एग्जैक्टली। जैसे ही एआई ड्रोन विजुअल्स और सेंसर डेटा को वैलिडेट करेगा, ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली पेमेंट रिलीज कर देंगे। क्या ये 100% करप्शन खत्म कर देगा? शायद नहीं। वही मेरा पॉइंट है। लेकिन क्या ये पुराने ठेकेदारी सिस्टम की तुलना में करप्शन के स्कोप को 90% तक कम कर देगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि ब्लॉकचेन और आईओटी के जरिए हम पेमेंट साइकिल्स और लॉजिस्टिक्स को काफी हद तक ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। ये नो डाउट एक बहुत ही पावरफुल टूल है। थैंक यू। लेकिन ये टूल सिर्फ एक मशीन है। कौन तय करेगा कि उस ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पैरामीटर्स क्या होंगे? कौन तय करेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट देश के लिए जरूरी है और कौन सा सिर्फ प्रॉफिटेबल है? वो तो लीडरशिप तय करेगी। यही बात है। एआई के पास कोई मॉरल कंपस नहीं होता है। उसे दिशा देने के लिए इंसानी विजडम की जरूरत होती है। और यहीं से हम इस डॉक्यूमेंट के तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड का कॉन्सेप्ट। जी, और मैं कहूंगी कि ये इस पूरे विजन का सबसे मजबूत पिलर है। उन वरिष्ठ पूर्व छात्रों का अनुभव जिन्होंने दशकों तक देश के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड किया है। और यही हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चुनौती लगता है। क्यों? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि रिटायर्ड दिग्गजों का अनुभव कीमती नहीं है। उनका तजुर्बा अमूल्य है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें उस तजुर्बे के नेचर और आज की मॉडर्न टेक रिक्वायरमेंट्स के बीच के फर्क को समझना होगा। फर्क कैसा? डॉक्यूमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखिए आप। उसमें यूएक्स यूआई टीम, एडवांस्ड एआई सॉल्यूशंस और क्लाउड ऑप्स जैसी चीजों का जिक्र है। हाँ है। आज का टेक वर्ल्ड एजाइल फ्रेमवर्क पर काम करता है। इसका मतलब है तेजी से फेल होना, तेजी से सीखना और प्रोडक्ट में रोज बदलाव करना। राइट। वहीं दूसरी तरफ हमारे 70 वर्षीय रिटायर्ड चीफ इंजीनियर्स या ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वाटरफॉल मॉडल पर काम किया है, जहां सब कुछ सालों पहले से प्लान होता है और एक भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। आप जनरेशनल गैप की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जब आप एक 25 साल के डेवऑप्स डेवलपर को एक कमरे में एक 70 साल के रिटायर्ड सिविल इंजीनियर के साथ बैठाएंगे और कहेंगे कि भाई स्टार्टअप इंक्यूबेट करो या कटिंग एज एआई डेवलप करो, तो एक भयंकर कल्चर क्लैश होगा। एक तरफ रफ्तार है, दूसरी तरफ एक्सट्रीम कॉशन। क्या ये पीढ़ियों की खाई इस पूरे मिशन को ब्यूरोक्रेसी और स्लो मोशन में नहीं फंसा देगी? आई सी वाई यू थिंक दैट, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती। अच्छा, कैसे? आप वेलोसिटी यानी रफ्तार और डायरेक्शन यानी दिशा को आपस में मिला रहे हैं। देखिए, एक गाड़ी में इंजन का काम है पहियों को तेजी से घुमाना, लेकिन स्टीयरिंग व्हील का काम तेजी से घूमना नहीं होता। राइट। उसका काम होता है गाड़ी को सही दिशा में रखना, ताकि वो किसी दीवार से ना टकराए। तो आप कह रहे हैं कि बुजुर्ग सिर्फ स्टीयरिंग व्हील है? बिल्कुल। आप उस स्ट्रक्चर को फिर से ध्यान से देखें। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि रिटायर्ड पूर्व छात्र खुद बैठकर कोडिंग करेंगे या डेवऑप्स का सर्वर मेंटेन करेंगे। ओके। तकनीकी एग्जीक्यूशन का पूरा काम नई पीढ़ी के प्रोफेशनल्स के हाथ में ही होगा, लेकिन जो नेशनल स्टीयरिंग काउंसिल है उसमें वो वरिष्ठ लोग बैठेंगे। ओके, स्टीयरिंग काउंसिल। हाँ, जब आप किसी स्टार्टअप को इनक्यूबेट करते हैं तो उसे सिर्फ अच्छे कोड की जरूरत नहीं होती है, उसे ये समझने की जरूरत होती है कि सरकारी नीतियां कैसे काम करती हैं, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस के बीच रास्ता कैसे निकालना है। राइट, डोमेन नॉलेज। और एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल कैसे बनाना है। गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग के मूल सिद्धांत हर 6 महीने में नहीं बदलते, वो अनुभव शाश्वत होता है। युवा दिमाग गाड़ी को रफ्तार देगा और वरिष्ठ दिमाग ये सुनिश्चित करेगा कि हम सही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक परफेक्ट फ्यूजन है। देखिए, आपका ये डिफेंस वाकई लॉजिकल है, मैं मानता हूं। अगर ये लाइन क्लियर रहे कि नेशनल स्टीयरिंग काउंसिल सिर्फ विजन देगी और खुद को माइक्रो मैनेजमेंट से दूर रखेगी, तो ये फ्यूजन काम कर सकता है। बिल्कुल करेगा। लेकिन
पेपर पर बाउंड्रीज बनाना आसान है और रियल लाइफ में ईगो और पावर डायनेमिक्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। वो तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ना ही स्मूथ चलेगा जितना ये 28 मार्च 2026 के इस प्रस्ताव में दिख रहा है। आप यंग टेक ब्रोस, एक्सपीरियंस्ड रिटायर्ड दिग्गजों, एक अग्रेसिव सेल्स टीम और एक नॉन प्रॉफिट मिशन को एक साथ एक ही जहाज पर बैठा रहे हैं और कह रहे हैं कि एआई सबको मॉनिटर कर लेगा। इसमें हर मोड़ पर फ्रिक्शन की गुंजाइश है। फ्रिक्शन तो होगा, और मेरा मानना है कि होना भी चाहिए। जब भी आप कोई स्टेटस को यानी पुरानी व्यवस्था को तोड़कर कुछ नया बनाते हैं तो घर्षण तो पैदा होता ही है। ट्रू। अगर हम सिर्फ आसान रास्ते खोजते रहेंगे तो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पुरानी बीमारियां हैं वो कभी खत्म नहीं होंगी। विजन 2047 और आत्मनिर्भर भारत जैसे लक्ष्य छोटे और सेफ कदम उठाने से हासिल नहीं होंगे। ये बात तो है। IITRA का ये रेजोल्यूशन कोई आम बिजनेस प्लान नहीं है। ये भारत के इंटेलेक्चुअल कैपिटल को एक संस्थागत रूप देने की एक बहुत ही बोल्ड कोशिश है। ये सिर्फ चैरिटी नहीं है, ये चैरिटी को सस्टेनेबल बनाने का एक हाई-टेक इंजन है। राइट। और मैं आपके इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि आईआईटी के पूर्व छात्रों का जो नेटवर्क है, जो उनका कैलिबर है, उसका इस्तेमाल देश के इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करना एक मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल। इस पहल की जो मंशा है, जो इंटेंट है, वो बिल्कुल प्योर और नेशन फर्स्ट है। लेकिन मेरी असहमति एग्जीक्यूशन के उन प्रैक्टिकल क्लैशेस पर ही टिकी है। मैं समझ सकती हूँ। नॉन प्रॉफिट और प्रॉफिट मेकिंग के बीच बैलेंस बनाना एक बहुत ही पतली रस्सी पर चलने जैसा है, और एआई को जादू की छड़ी समझने के बजाय हमें उसकी लिमिटेशंस को भी समझना होगा। अगर इस 3 टियर मॉडल को वास्तव में सफल होना है तो इसे इस ओवर ऑप्टिमिज्म से बचना होगा और ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से खुद को लगातार अडैप्ट करना होगा। राइट, बिल्कुल। और शायद यही इस डिबेट का सबसे खूबसूरत पहलू भी है। दोनों ही पक्ष इस बात पर एकमत हैं कि समस्या बहुत बड़ी है और समाधान के लिए इस तरह के रैडिकल और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले मॉडल्स की बहुत जरूरत है। कोई भी ब्लूप्रिंट पहले दिन से परफेक्ट नहीं होता। सही कहा आपने। असली टेस्ट तो तब होगा जब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल पेपर से निकलकर भारत के टियर 2 शहरों की धूल भरी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर उतरेगा। हाँ, तब असलियत सामने आएगी। तब पता चलेगा कि ये एंडोमेंट फंड वाली थ्योरी यहाँ काम करती है या नहीं। बिल्कुल। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिस्टम जो कॉर्पोरेट एफिशिएंसी से काम करे, लेकिन जिसका दिल एक चैरिटी का हो। अब सवाल ये है कि क्या अनुभव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये AI थर्ड आई मॉडल इंडिया के पुराने और धुंधले इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को चीरकर एक नया, पारदर्शी और करप्शन फ्री ब्लूप्रिंट दे पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक और कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनकर रह जाएगा? एग्जैक्टली। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ साल खुद देंगे। इस मॉडल में एक्सप्लोर करने के लिए और भी बहुत कुछ है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।